साहब से पहले इसकी इब्तिदा कर लेते हैं पहले, और ये साहब इस पर तबसरा करते हैं। और ये सब ये फिर ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जिस तरह नईम लोधी साहब कह रहे हैं कि आप 50 पॉइंट भी अमल कर दें, लेकिन जब तक आपके ताल्लुकात भारत और अमेरिका से अच्छे नहीं होंगे उस वक्त तक आप नहीं निकल सकते इससे। तो फिर ये क्या वाकई शाह महमूद कुरैशी साहब जो इसमें एक सियासी एंगल देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनली सियासत हो रही है, सियासत के तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जितनी जहालत के साथ फैटफ पे गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान के अंदर, शायद ही किसी चीज़ आप सोच सकते हैं कि बुनियादी तौर पर कब इसका स्ट्रक्चर पड़े कि G7 ने एक मॉनेटरी बॉडी कायम की अपने मफादात के हसूल के लिए, और 1986-87 में फिर उसके साथ उसका दायरा कार बढ़ाया गया। उसका कोई कंप्लायंस मैकेनिज्म ही नहीं है, रिकमेंडेटरी बॉडी है। मैं फरवरी 2004 में उसने 40 रिकमेंडेशन दी थी। एवरी इंडिपेंडेंट कंट्री कैन रिफ्यूज, बड़ी मैं वादे बात कर, कोई कंप्लायंस मैकेनिज्म ना यूनाइटेड नेशन के अंदर आती है ना किसी और चीज़ है। 7 लोगों का एक ग्रुप है G7 का, जिसने अपनी एक NGO टाइप चीज़ खड़ी की हुई है। उसको उसने अपने साथ, चूंकि उस इकोनॉमिक सिस्टम है उसके साथ उसको लगी नथी किया हुआ है। सैंक्शन लगाना मुल्कों का अपना मसला रहा है, अमेरिका लगाता रहा है, यूरोप ईरान के ऊपर कहता रहा हम नहीं लेते, हम जो तुम जहन्नम में जाओ, इंडिया तेल खरीदता है, जो करता है करते रहो। मसला सारा यह है कि हमारी हुक्मरानों को फायदा था, इसके तहत वो लोगों का गला काटते थे, वो जिसको चाहते थे ज़िबा करते थे, जिसको चाहते थे पकड़ते थे, जिसको चाहते थे जी अपना उसके अंदर शेड्यूल 4 में डालते थे, जो मर्जी करते थे, और साथ उनको डराया भी हुआ था। हो टेररिज्म, नेक्टा, फलाना फलाना, ये वो। तो भाई मुझे बताओ उसका नुकसान क्या है, सिवाय इस एक नुकसान के कि जब आप कोई अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक लिस्ट में भी चले जाए तो आप जो है वो आपकी एलसी खुलते खिलाते वक्त वो 2-2.5-3 महीने की एक डिले हो जाएगी अगर आपने कोई डील की हुई, या आप जो है उसके किसी तरह आपका पेरिस के क्लब के अंदर आपके लोन्स का कोई मसला बन जाएगा, वो आप वैसे नाराज होंगे, उसका कोई फैक्टर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हमने जानबूझ के उसको एक इज्जत दी, एक मकाम दिया, एक सतह दी, पॉलिटिकल स्कोरिंग की, पता नहीं क्या क्या कुछ किया। पूरे 45 सफ़े का मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उसके पूरे बायलॉ से लेकर सब के साथ अभी तक वो इस मकाम पे नहीं पहुंची कि उसकी रिकमेंडेशन को अक़वाम मुत्तहिदा या उसकी जैली ऑर्गेनाइजेशन किसी मकाम पे लाके डिस्कस करके उसको इम्प्लीमेंटेशन बॉडी के तौर पे एक्सेप्ट कर ले। हमें हवा चल रहा है और हम भी बोल रहे हैं, सब भी बोल रहे हैं, और मैं तो अपने फॉरेन ऑफिस के लोग अगर हो उनसे मुझे बता दें, मुझे 1, 2, 3 में गिन के बता दें क्या होगा। और अगर कल को अफगानिस्तान में दोबारा आपकी जरूरत पड़ जाए तो ये फैटअप उठा के गटर में फेंकेंगे और आप कहेंगे बताओ पैसे कितने चाहिए तुम। सही, चलें। और ये सब हैं तो हमारे साथ जाहिद हफीज़ साहब आते हैं, अगर वो इस पर बात करना चाहते हैं तो फिर उनसे भी बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर रिफत साहब, अब आगे जिस तरह नईम खालिद लोधी साहब ने भी सवाल उठाया कि अब आगे ये करना क्या चाहिए, ये 6 नुकाती 7 नुकाती प्लान पर अगर अगले 1 साल में अमल हो जाता है तो ये इस बात की गारंटी होगी कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाए, ग्रे लिस्ट से निकल जाए? क्या मुमकिन हो सकेगा, या फिर उसके बाद भी पाकिस्तान को अपने बड़ी ताकतों से जो ताल्लुकात हैं वो किस नौयत के हैं उन पर गौर करना पड़ेगा? जी देखिए, उसके अंदर 2 बातें बड़ी क्रिटिकल हैं कि जो फैटफ के मुतालबात हैं जिसको UN की रेजोल्यूशन के साथ मुंसलिक किया जा रहा है 1272 और वो 1373 के साथ मुंसलिक किया जा रहा है, उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो पाकिस्तान को हर सूरत में करना पड़ेगा, क्योंकि UN डेजिग्नेटेड एंटिटीज़ के ख़िलाफ़ वो जो उन्होंने टेररिज्म के हवाले से आप उस लिस्ट से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो UN की डेजिग्नेटेड एंटिटीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जब आप समझते हैं कि आपने पूरी कंप्लायंस फैटफ की डिमांड के साथ अब कर ली है और उसके बावजूद अगर कोई अजाफी डिमांड भी आपके ऊपर ला दी जाती हैं तो वो टाइम होगा जिस वक्त पाकिस्तान को पाकिस्तानी कहने में हक बचाने में होगा कि एनफ इज़ एनफ, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो हमारे निज़ाम के अंदर वो हुंडी का निज़ाम था या टेररिस्ट फाइनेंसिंग का जो चांस था, उसके हवाले से जो भी फैटफ ने मुतालबा किया है वो मुतालबा जो है उसके पॉलिटिकल एंगल अपनी जगह पे है, लेकिन वो मुतालबात अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, क्योंकि हमारे निज़ाम के अंदर उसके अंदर लीगल निज़ाम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम हो, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का मामला हो, उसके अंदर FBR का मामला हो, बहुत सारे लूप होल्स हैं और इन लूप होल्स को अगर हम प्लग कर लेंगे तो उससे पाकिस्तान को एब्सोल्युटली फ़ायदा होगा
और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को वो काम करने चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये आज वाली जो 6 इजाफी डिमांड्स हैं, ये 6 नुकाती जो नया चार्टर है, ये इजाफी नहीं है? इस पर पाकिस्तान को ये इनफ आज ही नहीं कह देना चाहिए था? जी देखिए, उसके अंदर ये है कि ये इजाफी डिमांड उस एशिया पैसिफिक रिव्यू जो हुआ था आज से तकरीबन 8 महीने पहले, उसके अंदर ये डिमांड जो है वो रखी गई हैं। और मैंने कहा कि ये डिमांड जो है वो डी लिस्टिंग के लिए, यानी ब्लैक लिस्ट से निकलने के लिए जो डी लिस्टिंग का प्रोसेस है उसकी कंप्लायंस के लिए इन डिमांड का पूरा होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि एक नुक्ता जो रह गया है, जो कि 26 मामलात में हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है, और वो फैटफ की अपनी भी की तरफ से रिकग्निशन ये है कि पाकिस्तान हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। तो अगर हम वो 27वें नुक्ते को अमल कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपना केस बेहतर लड़ने की पोजीशन में होगा। सही। तो नईम खालिद साहब, ये हाथी निकल गया, ये दुम रह गई है, ये 26 पॉइंट्स पर अमल कर लिया, एक आखिरी पॉइंट रह गया। आपने सवाल उठाया था कि पाकिस्तान को आगे करना क्या है, क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान का आगे अगले 4 माह के लिए? ये जो दुम रह गई ये बड़ी तकलीफ दे है और इसका निकलना इतना आसान नहीं है जैसे कि हम समझ रहे हैं। ठीक है, बात यह है कि जब भी कोई मुल्क को एहसास हो जाए कि हमारे साथ 2 नंबरी की जा रही है, उसके बावजूद वो खामोश रहे और उसी डगर पर चलता रहे और कंप्लायंस करता रहे, तो दूसरे तो यही समझेंगे ना कि बेवकूफ़ है परले दर्जे का और इसको तो हम 6 और दे देंगे, उसके बाद 6 और दे देंगे। तो जो आपने दरमियान में एक लुकमा लगाया था, मैं बिल्कुल उसका हामी हूँ कि पहले ही कह दें, आज ही कह दें कि इनफ इज इनफ। आपने जो 27 पॉइंट पहले दिए थे हम उस पर पूरा करेंगे, ये 27वें पे हम काम कर रहे हैं, ये हम आपको पूरा करके दिखा देंगे। हम मजीद आपके पॉइंट नहीं ले सकते, बहुत शुक्रिया, इनको आप अपने पास रखिए। हम अपने फ़ायदे के लिए जो मजीद चाहेंगे, हम चाहे 100 पॉइंट और करें, लेकिन हम खुद अपने इख्तियार के तहत करेंगे, अपने जिम्मेदारी के तहत करेंगे। नईम साहब, जब दुनिया भर के बड़े बड़े इदारों से कर्ज लिया हुआ, आपने कई ममालिक से भी कर्ज लिया हुआ, तो फिर वो उस ऐसे मुल्क की सूरत में आप खड़े होकर बात कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि इनफ इज इनफ? देखें, ये बात औरिया साहब ने मेरे ख्याल बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जिन चीज़ों पे आपको धमकाया जा रहा है उसकी एग्जीक्यूशन मुमकिन नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अगर आप FATF के फलाने ग्रे लिस्ट में रहे तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, वो चीज़ नहीं मिलेगी। ये उनकी स्वाबदीद तो है। अब देखें, फ्रांस हमसे नाराज़ है और वजूहात की बिना पे नाराज़ है, हम नहीं जाते डिटेल में। तो वो जब भी फ्रांस का वोट आएगा तो वो हमारे खिलाफ आएगा। हमें ये चाहिए कि दुनिया बहुत वसी है, अल्लाह ताला की ज़मीन कोई तंग नहीं है, खुदा न खास्ता। एक्सक्यूज मी। चीन, रूस, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, टर्की, ईरान, अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप, कुछ साउथ अमेरिका, ये जितनी जगहों का मैंने नाम लिया, हर जगह ऐसे मुल्क मौजूद हैं जो तंग हैं इस किस्म के निज़ाम से। आप अपना एक छोटी और दुनिया कायम कर लें, ठीक है, इतनी बड़ी नहीं होगी, और लेकिन ये है कि आप अपने आपस में तिजारती और सब कुछ करें, ये सब धरे के खड़े रह जाएंगे। देखें, ये होता है जो जादू होता है या जो सहर होता है या जो आपकी परसेप्शन मैनेजमेंट होती है, इसका एक बहुत जो नाजुक पहलू है वो ये है कि जब आप इनकार कर देते हैं तो ये धड़ाम से नीचे गिरता है पूरा मामला। तो चूंकि हम इनकार नहीं कर रहे और इस बोझ को बर्दाश्त किए जा रहे हैं, इसलिए ये बोझ हमारे ऊपर लादे पे लादा जा रहा है। जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे आप देखेंगे कि ये मामला ठीक हो जाएगा। पहले भी हमने करके देखा है कि जब भी आप जरा सा भी आपने शो किया है अपने स्पाइन में कोई जोर, तो मामला ठीक हुए हैं। और जब भी आप ढीले पड़े हैं, आप झुके हैं तो उन्होंने लटाया है, आप लेटे हैं तो उन्होंने गड्ढे में डाला है, आप गड्ढे में गए तो उन्होंने ऊपर से मट्टी डाली है। लेकिन और ये सब इन चीजों का अगर आप ख्याल रखें, हिस्ट्री है जो मैं बात करूं कि हवा में नहीं कर रहा, इसकी एग्जांपल दी जा सकती है। तो आप एज एन इंडिपेंडेंट खुददार नेशन खड़े हो जाएं। अपनी ये मैं मानता हूं कि अपना नफा नुकसान देखें, एहतियात से काम करें, अकल से काम करें, और बटन खोलकर सीने पे हाथ मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां आपको लगे कि आपकी इज्जत नफ्स पामाल हो रही है और आपकी इंडिपेंडेंस पामाल हो रही है, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, कतन नहीं हो सकता। सही। तो और ये सब ज़ाहिर, अगर किसी भी किस्म की पाबंदियां पाकिस्तान पर ग्रे लिस्ट में रहते हुए नहीं लगाई जा सकती तो फिर इसके नुकसानात क्या हैं? फिर ये इतनी कोशिश पाकिस्तान क्यों कर रहा है ग्रे लिस्ट से निकलने की? ज़ाहिर है कहीं कोई ऐसे नुकसानात तो होंगे जो माशी तौर पर, जो सियासी तौर पर, बैनुल-अक़वामी तौर पर हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे होंगे। देखें, बात वही है कि आपके अंदर जो गैरत है, बड़ी चीज़ वाली बात है। एक मुल्क का छोटा सा एक्वाडोर ने आज से को 10 साल पहले ये फैसला किया कि हम डेट जो है ना उसको ऑडिट करेंगे, और उसने कहा, एक डेफिनेशन दी, और वो डेफिनेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है
कि डेट विच हैज बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इलिजिटिमेट, और उन्होंने अपने बॉन्ड जो थे वहां से वापस मंगाए थे वॉल स्ट्रीट जर्नल से, और 88% कर्जा देने से इनकार किया था और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने माना था। इतना सा मुल्क है, उसके साथ 3 और मुल्क हैं लैटिन अमेरिका के, उन्होंने ये किया था। मुझे ये समझ नहीं आती, जिसने कर्जा लेना होता है मुश्किल में वो होता है, जो साथ देने वाला मुश्किल में होता है। अगर इनकार कर दे कोई, पीछे पीछे पड़ा मेरा कर्जा ले दो, मसला सारा ये नहीं है। हम डेट ट्रैप के अंदर हैं, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत आवाजें हैं जो डेट ट्रैप पे भी खड़ी हुई हैं। इतना आसान नहीं होता, और उसका जॉन परकिंस की तरह के वो हॉक्स भेज देंगे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पता कर लेंगे, जो हमें रोज डराया जाता है और हमें कहा जाता है कि जी क्या बात है, हमको निकरागुआ है कि हमारा बंदे को मार के और उसके अंदर आके घुसेगी पूरे अमेरिका की फौजें, न्यूक्लियर पावर है आप। और उसके बाद यह है कि इस वक्त तो एरिक टुसान जो है, जिसकी वो कमेटी बनी हुई है, कमेटी फॉर द एबोलिशन ऑफ इलिजिटिमेट डेट, इस वक्त उसके अंदर 78 मेंबर बन चुके हुए हैं। एक तो डेट की बात आपने जो की है, डेट का जो खौफ दिलाया जाता है, वो दुनिया में बहुत बड़ी डेट जुबली की मूवमेंट आज तक 12 साल पहले चल चुकी हुई है, उसको भी छोड़े। फेटफ को सिर्फ और सिर्फ एक बहाना बनाया जाता है खेल का हमारे यहाँ, और सिर्फ यही वजह है। मैं आपको बताऊं, मैंने ब्यूरोक्रेसी में जो 25 साल गुजारे हुए हैं, हमारी हेल्म ऑफ स्टेट पे जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, उनके दिमाग के अंदर एक अजीबोगरीब खन्नास पॉलिसी मेकर जो है कि हमारा बेटे की वहाँ नौकरी है, हमारी बेटी वहाँ पढ़ रही है, हमारे स्कॉलरशिप वहाँ आ रहे हैं। ये छोटे छोटे बेनिफिट्स की बुनियाद के ऊपर हम वेस्टर्न वर्ल्ड को हमने अपने सर पे सवार किया हुआ है, और हम चाहते हैं कि जो वो अगर वो चाहे ना कि हम पेंट के अंदर अंडरवियर ना पहने क्योंकि इससे टेररिज्म का खतरा है, तो हम अंडरवियर पहनना छोड़ देंगे। इस तरह की हमारी हालत। सही।